आवाज़ आ रही है इस रूम में? अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेजरमेंट की हेडिंग दी हुई थी मैंने, और मेजरमेंट में क्या कर रहे हैं हम? प्रोविजन बना रहे हैं बेस्ट एस्टिमेट पे। और अगर एक ही बेस्ट बता दिया एक्सपर्ट ने तो वही है, और अगर वो मल्टीपल फिगर्स बता रहा है तो जिसका सबसे ज़्यादा चांस है वो भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर क्लास ऑफ एप्लीकेशन है तो फिर तो वो प्रोबेबिलिटी वाला ही है। मेजरमेंट में ही हूँ, ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि मेजरमेंट की ही हेडिंग है। मेजरमेंट की ही हेडिंग में दो पॉइंट्स हैं, इनको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहरहाल दो चीज़ें। एक है फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स दो मिसालों से बताता हूँ। प्लान इंस्टॉल हुआ 2026 में, और गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम 15 साल बाद जगह खाली करके, प्लांट उखाड़ के जगह साफ सुथरी करके जाएंगे। तो एज पर गवर्नमेंट से एग्रीमेंट 15 साल बाद डिसमेंटल करना है। तो प्लांट इंस्टॉल कर लिया। जितने से लोग क्यों रह गए? अच्छा, प्लांट इंस्टॉल कर लिया तो गवर्नमेंट के कहने पे हमने एग्री कर लिया। अब हमारी हो गई है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो डिसमेंटलिंग का खर्चा करने की प्रोविजन बनेगी कि नहीं? बनेगी। ठीक है, और अमाउंट बेस्ट अंदाजा कि कितना खर्चा होगा। अच्छा, एक्सपर्ट ना दो अंदाजे दे रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहा है एक अंदाजा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है और कई साल से है, आगे भी हो सकती है हो, तो अगर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ही रही तो डिसमेंटलिंग के ऊपर 5 मिलियन खर्च होगा। और दूसरा अंदाजा वो ये बता रहा है कि अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी है तो ये वाली, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हुई है और मैक्सिमम 2-4 साल लगेंगे, पाकिस्तान में शिफ्ट हो ही जानी है। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड भी यही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई 2-4-5 साल बाद पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाती है। अभी है नहीं वो नई टेक्नोलॉजी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी बहुत उम्मीद है कि आ जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद है, और 2-4 साल में पहले भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाया करती हैं, अभी नहीं है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि तब तक 15 साल बाद तो पक्की आ चुकी होगी। अगर वो नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई तो 2 मिलियन लगेगा। तो हम आज डिसमेंटलिंग की प्रोविजन 5 मिलियन से बनाएंगे कि 2 मिलियन से? अच्छा, 5 क्यों? 5 क्यों? हम्म हम्म अच्छा, कोई इस वजह से तो नहीं गौर कर रहा कि जो कम है ये उस पर बना लें, जो ज्यादा है उस पर बना लें? नहीं, कम ज्यादा का कोई काम नहीं है इसमें। 2 क्यों? जी,
जब हम फ्यूचर खर्चे का अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं वो खर्चा जो भी होगा, तो अगर तो हमें तकरीबन यकीन है कि जब ये खर्चा करने का वक्त आएगा तब तक टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, तो इसलिए इसी के ऊपर प्रोविजन बनेगी। ये मिसाल लिख लें तो फिर एक और बताता हूं। हाँ जी, अगर नोट कर रहे थे तो अच्छा, एक और मिसाल ये ज़बानी सुन लें। हमारे खिलाफ किसी कस्टमर ने केस किया हुआ डैमेजेस के लिए, और केस का फैसला होते होते हमारे वकील को तकरीबन पक्का है कुछ 6-7 महीने से पहले फैसला नहीं होने लगा, क्योंकि उसको पता भी छुट्टियां आ जानी अदालत की, तो 6-7 महीने तो कहीं नहीं गए। फिर वकील को ये भी तकरीबन अंदर की बात पता है कि जिस केस में फैसला होना है उस केस के बारे में नई रूलिंग बस आने वाली है, तो जब हमारा केस फैसला होने लगेगा तब तक वो नई रूलिंग आ गई होगी और जज उस नई रूलिंग के मुताबिक फैसला करेगा। दोबारा केस पेंडिंग है, वकील को तकरीबन पक्का, अंदर बड़ा तेज वकील है, उसको अंदर की बात तकरीबन पक्की पता है कि एक नई रूलिंग आने वाली ही है जो हमारे केस को अफेक्ट करेगी, वो 2-3 महीने में आ जाएगी पक्का। और उसको ये भी अंदर की बात पता है कि जैसा आप छुट्टियों पे जा रहे हैं वैसे ही फिर अदालत में वैसी छुट्टियां हो जानी है, तो 6-7 महीने तो केस कहीं नहीं गया। तो वकील को इस अंदर की बातें पता होने से अब जो हमने प्रोविजन फॉर डैमेजेस बनानी है वो एग्जिस्टिंग रूलिंग वाली बनाएं कि नई रूलिंग वाली बनाएं? है एग्जिस्टिंग वाली, क्यों? नई रूलिंग वाली। तो ये जो फ्यूचर इवेंट्स की हेडिंग दी है इसके लिए अंग्रेजी लिखें। फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स दैट मे अफेक्ट, future events that may affect the amount of expenditure, future events that may affect the amount of expenditure shall be reflected, shall be reflected in the amount of provision, shall be reflected in the amount of provision only if there is, only if there is sufficient, sufficient objective
ऑब्जेक्टिव एविडेंस, sufficient objective evidence that such events will occur। यानी अगर तो हमें तकरीबन यकीन है ना, और यकीन भी कोई ऑब्जेक्टिव सबूत मौजूद हो, कोई सब्जेक्टिव बात ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव सबूत हो। जैसे मैंने कहा कि यूरोप में टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो ही जाएगी, तो हाँ ये काफ़ी सबूत है। तो अगर सबूत है कि वो फ्यूचर इवेंट हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? जब हमारा खर्चा करने का टाइम आएगा, तो फिर प्रोविजन बनाते हुए उस फ्यूचर इवेंट को कंसिडर करेंगे। ये मतलब था इस पॉइंट का। डिस्क्लोजर देंगे, अच्छा। नहीं, हमने डिस्क्लोजर दे के ये ज़रूरी नहीं है बताना कि हम जज वकील को अंदर की कितनी बातें पता थी कि जो उसने एस्टीमेट लगाया। नहीं, ये नहीं बताने की ज़रूरत है, वो वकील पकड़ा जाएगा। डिस्क्लोजर में बस इतना बता रहे होंगे कि लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिज बेस्ट एस्टीमेट, बस। नहीं तो किसी दुनिया वाले को क्या पता कि हमारे खिलाफ किस सेक्शन में केस हुआ और कौन सा जज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के फैसला करेगा। तो इतनी तफसील नहीं बतानी होती नोट्स में कि वकील को किसने बताया, नंबर 2 अपने खबरी का। तो बस इतना बताया होगा कि लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट है, बस। मेजरमेंट में एक चीज हो गई फ्यूचर इवेंट्स, और एक चीज है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए ना मैं यही वाली मिसाल यूज करता हूं। प्रोविजन कब बनेगी? यानी इस टॉपिक में जब प्लान स्टॉल हो जाएगा, और प्रोविजन बनती है उस खर्चे की जो हो चुका। प्रोविजन बनती है उस खर्चे की जो होना है, हमारी जिम्मेदारी है कि खर्चा होना है। प्रोविजन बनने लगी है 2026 में, और जिस खर्चे की प्रोविजन बन रही है वो खर्चा होगा कब, मतलब सेटल कब होगी प्रोविजन? 15 साल बाद। इतना सारा गैप है। तो आज अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं 2 मिलियन की, तो 2 मिलियन की तो वर्थ 2 मिलियन रहनी नहीं है 15 साल में, उसकी तो वैल्यू चेंज हो जानी है। तो जहां प्रोविजन बनाने और खर्चा होने में इतना सारा टाइम गैप हो, बल्कि इतना सारा भी क्या, मल्टीपल ईयर्स का टाइम गैप हो, 2 साल भी चलेगा, तो फिर प्रोविजन बनानी चाहिए इस खर्चे की प्रेजेंट वैल्यू पे। लिखें इसमें अंग्रेजी। इफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी if time value of money is significant, if time value of money is significant, if time value of money is significant, और ब्रैकेट में इस बात का मतलब ये लिख लें कि प्रोविजन बनाने और खर्चा होने में मल्टीपल ईयर्स का गैप हो। प्रोविजन बनाने और खर्चा होने में मल्टीपल ईयर्स का गैप हो, और इसकी एक ही मिसाल है डिसमेंटलिंग। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन बनाने और खर्चा होने में मल्टीपल ईयर्स का गैप हो, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। चलें ब्रैकेट बंद, पिछली अंग्रेजी कंटिन्यू कर रहा हूं। इफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट देन प्रोविजन शैल बी मेजर्ड, then provision shall be measured
at present value of the expenditure, at present value of the expenditure required to settle the obligation, required to settle the obligation. Required to settle the obligation. मेजरमेंट की हेडिंग खत्म। ये एक दो छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, ये करके फिर और न्यूमेरिकल सवालों पे चलते हैं। यूज ऑफ प्रोविजन, मेजरमेंट की हेडिंग बस खत्म। अब दो छोटी छोटी हेडिंग्स करके फिर सवालों पे चलते हैं। अनम्यूट हो गया। यूज ऑफ प्रोविजन, केस हुआ कोर्ट में और डैमेजेस की प्रोविजन बना ली, और अगले साल फैसला हो गया हमारे खिलाफ ही, और अब हमें डैमेजेस पे करने हैं। जब प्रोविजन बनाई थी डैमेजेस की तो क्या एंट्री की होगी? डैमेजेस हमें पेनल्टी पड़नी थी, डेबिट क्या? P&L डैमेजेस, क्रेडिट प्रोविजन। अब आखिरकार पे करनी पड़ गई, तो फिर से P&L डेबिट और कैश क्रेडिट। क्यों? P&L दोबारा से डेबिट करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो अब क्या डेबिट? प्रोविजन डेबिट। इसको कहते हैं यूज ऑफ प्रोविजन, कि जिस काम की प्रोविजन बनाई थी जब वो खर्चा असल में हो जाएगा तो कैश क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट, ये यूज ऑफ प्रोविजन। तो इसमें तो सादी सी बात है, फिर आईएएस को क्या जरूरत थी लिखने की। इसमें टेक्निकल बात यह है कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बुक्स में आ रही थी और 10-15 साल तक आते रहनी थी। तो एक नया अकाउंटेंट आया, पुराना वाला चला गया हुआ था, नया अकाउंटेंट आया, उस कंपनी के खिलाफ केस हुआ कोर्ट में, कस्टमर ने केस किया, डैमेजेस देने पड़े। अब उसको डैमेजेस की एंट्री करनी है। उसने पढ़ी थी सीआर की क्लास, फिर उठ के चला गया था। उसको बस इतना याद था, सर ने बताया था कि खर्चा हो तो
प्रोविजन डेबिट करते हैं। तो अब उसने बुक्स में देखा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ रही थी, तो कस्टमर को डैमेजेस पे किए, उसने प्रोविजन फॉर डैमेजेस डेबिट कर दी, तो सही हो गया। उसने पढ़ा था प्रोविजन डेबिट है, पराई प्रोविजन नहीं डेबिट करनी, जिस खर्चे की प्रोविजन बनाई थी वो खर्चा होगा तो उसी की प्रोविजन डेबिट करनी है। लिखें अंग्रेजी इसमें, a provision shall be used, a provision shall be used only for the expenditure, only for the expenditure for which it was originally recognized, for which it was originally recognized। तो यूज ऑफ प्रोविजन का ये मतलब है कि जब खर्चा होगा कैश क्रेडिट तो प्रोविजन डेबिट होगी, ये यूज ऑफ प्रोविजन का मतलब है। और उसमें टेक्निकल बात यही है कि पराई प्रोविजन इस्तेमाल नहीं करनी। तो प्रोविजन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द एक्सपेंडिचर फॉर विच इट वाज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड। बस यूज ऑफ प्रोविजन इतना ही था। प्रोविजन की मेजरमेंट क्या रूल है, किस अमाउंट पे प्रोविजन मेजर करनी है, बेस्ट एस्टिमेट। और इनिशियल किस पे और सब्सिक्वेंट किस पे, सेम है। तो हमारे खिलाफ केस हुआ 2026 में, ईयर एंड पे केस पेंडिंग है, वकील का बेस्ट एस्टिमेट था खर्चे का, उस पर प्रोविजन बना ली। अगला साल फिर केस पेंडिंग है, तो अब किस अमाउंट पे बनेगी, बेस्ट एस्टिमेट। उससे अगला साल फिर केस पेंडिंग है, फिर उससे अगले साल फिर केस पेंडिंग है, तो बेस्ट एस्टिमेट ही लग रहा होगा। रूल तो बेस्ट एस्टिमेट है, लेकिन जरूरी है कि हर साल बेस्ट एस्टिमेट सेम हो। तो अब अगर बेस्ट एस्टिमेट में चेंज आ गई, चेंजेस इन प्रोविजन, चेंजेस इन प्रोविजन, प्रोविजन बननी है बेस्ट एस्टिमेट पे, लेकिन अगर उसमें चेंज आ रही है तो फिर उस चेंज का क्या करना है। पहला पॉइंट लिखें इसमें, FAR 1 माशाल्लाह आपका पास है, बस इंशाल्लाह पास ही हुआ पड़ा है। तो IS 8 तो ये ऐसे ऐसे किया था आपने, एस्टिमेट चेंज, चेंजेस इन एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव के रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव जिस साल में एस्टिमेट चेंज हो रहा है उसी साल और उससे ऑनवर्ड लगेगा, जो पहले हो गया सो हो गया। तो हमने 2026 2027 में जो प्रोविजन बना ली, अब 28 में फिर से एस्टिमेट रिवाइज हो गया, तो 26 27 रिवर्स कर दें जाके, तो प्रोस्पेक्टिवली चलेगा ना। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, प्रोविजन, provisions shall be reviewed, provisions shall be reviewed at end of every year, provision shall be reviewed at end of every year, and shall be adjusted to reflect, shall be adjusted to reflect the current best estimate, to reflect the current best estimate। दोबारा बता रहा हूं, प्रोविजन शैल बी रिव्यूड एट एंड ऑफ एवरी ईयर एंड शैल बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट, यानी हर साल के एंड पर बेस्ट एस्टिमेट पर अपडेट कर लेना है।
इसमें मैं दूसरा पॉइंट लिखें, अच्छा 2-4 साल तो केस हमारे खिलाफ बड़ा स्ट्रांग रहा और वकील कहता रहा अब आप फंस गए, अब आप नहीं बचते, अपनी फीस बढ़वाना चाह रहा होगा, तो 2-4 साल तो वो प्रोविजनें बनवाता रहा हमारी। 5वें साल उसने कहा जी अब मसला ही कोई नहीं है, सारे सबूत जो है ना वो हमने एडजस्ट करवा दिए, अब हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, अब नहीं चांस आपके खिलाफ फैसला होने का। तो अब 5वें साल प्रोविजन की कंडीशंस अब नहीं हो रही पूरी। कौन सी वाली नहीं पूरी हो रही? 50% वाली। तो अब वो जो प्रोविजन बनाई उसका क्या करें? हाँ जी लिखें दूसरा पॉइंट, इफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं उसमें, इफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नो लॉन्गर प्रोबेबल, नो लॉन्गर प्रोबेबल, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? नो लॉन्गर प्रोबेबल, अब नहीं है, इसका मतलब पहले होता था अब नहीं है। इज नो लॉन्गर प्रोबेबल देन प्रोविजन शैल बी रिवर्स्ड, देन प्रोविजन शैल बी रिवर्स्ड। तीसरा पॉइंट लिखें, तीसरे पॉइंट की पहले मिसाल समझाता हूं। प्लांट इंस्टॉल कर लिया और गवर्नमेंट से वादा किया हुआ था कि हमने 10 साल के बाद ये प्लांट उखाड़ के जगह साफ करके जाना है, और अंदाजा है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का 5 मिलियन। तो आज एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, कितने पे? 5 मिलियन, 5 मिलियन की पीवी पे, 5 मिलियन की पीवी पर एंट्री होगी। 5 मिलियन की पीवी आ गई लेट से 2.4 मिलियन। 10 साल बाद जब प्लांट असल में डिसमेंटल हो जाएगा, मैंने इसका डेबिट नहीं बताया अभी, अभी सवाल कराता हूं मैं फिर बताता हूं। 10 साल के बाद जब प्लांट वाकई डिसमेंटल हो जाएगा तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश कितना क्रेडिट? 5 मिलियन, तो प्रोविजन तो 5 मिलियन है ही नहीं, वो तो 2.4 मिलियन है। इसका डेबिट अभी बताता हूं सवाल में, इसका डेबिट फिलहाल रहने दे, मतलब इसका डेबिट मेरी इस बात के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये एंट्री किस दिन की थी? जब प्लांट इंस्टॉल किया था, तो उस दिन प्रोविजन क्रेडिट की थी 2.4। अब 10 साल के बाद जब असल में खर्चा हो रहा है तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट, अभी यूज ऑफ प्रोविजन में बताया, कैश होगा 5 मिलियन क्रेडिट, तो प्रोविजन में तो 5 है ही नहीं। टू 2.4 कैसे आया था? जब हम एक फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करते हैं ना, डिस्काउंटिंग, हवा निकाल देते हैं इसमें से, तो वो हवा निकलने के बाद इतना सा रह जाता। अब इन 10 साल में इसमें हवा वापस भरेगी। वो बचपन में किसी फुसफुसे से फुटबॉल से खेला, उसको दबा के ना उसकी हवा निकाल दें फिर छोड़ दें, फिर आस्ता आस्ता वो खुद हवा भर जाएगी। तो हमने जो इसमें हवा निकाल दी थी सारी, अब ये फुसफुसी प्रोविजन हो गई थी। इस 2.4 मिलियन की प्रोविजन को जब 10 साल गुजरते जाएंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी हवा वापस भरती जाएगी। वो हवा भरते भरते 10 साल में ये प्रोविजन पूरी 5 मिलियन पहुंच जाएगी। तो वो जो हर साल थोड़ी थोड़ी हवा भर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस।
तो इस 10 साल में फैलाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट होती जाएगी। ये इस 10 साल में एक एक साल करके होगा। ओवर 10 ईयर्स ये टोटल कितने से होगा? 2.6 ओवर द 10 ईयर्स। ये जो हवा भर रही होगी ये डिस्काउंटिंग का असर पड़ा है ना, तो ये जो पैसे की वैल्यू कम ज्यादा होना होता है अकाउंटिंग में, यही इंटरेस्ट होता है। अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये जो हवा, ये इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा कि हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू क्यों होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे के साथ, वक्त के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, तो इसको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो जो पहले दिन प्रोविजन रिकॉर्ड हुई थी प्रेजेंट वैल्यू पे, अब उसको ओवर द पीरियड हर साल ये एंट्री करते जाएंगे, इंटरेस्ट की हवा बढ़ते जाएंगे, करते करते 10 साल के बाद प्रोविजन फल फूल के कितनी हो गई होगी? 5 मिलियन, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी लिख लें, फिर ये मिसाल नोट कर लेना। Where provision is measured at present value of the expenditure. Where provision is measured at present value of the expenditure. The increase in the carrying amount of provision, the increase in the carrying amount of provision to reflect the passage of time, अंग्रेजी इधर उधर गिर गई, दोबारा बता रहा हूं। Where provision is measured at present value of the expenditure, the increase in the carrying amount of provision to reflect the passage of time shall be recognized as interest over the period. Shall be recognized as interest over the period. तो इस पॉइंट की ये मिसाल है, shall be recognized as interest over the period. ये मिसाल नोट नहीं की थी तो अब कर लें। वो मैं आपको भी सवाल से सिखाता हूँ। ये जो डिस्काउंटिंग होती है, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला जो, अच्छा चलें, जो बच्चे भूल गए FAR 1 करके सब नेकी समझ के भुला दिया। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है जिस अमाउंट को डिस्काउंट कर रहे हैं 1 प्लस डिस्काउंट रेट
पावर माइनस n, और इस चीज को डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। और आप में से जो लोग BIA भी पढ़ रहे हैं कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग, तो मैं BIA में भी ये सब रिवाइज करवाया था। खैर अभी तो नहीं, लीजेज में जाके वो डिस्काउंटिंग एनविटी वगैरह तो ये CR में भी करवाऊंगा। जिस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है वो अमाउंट इनटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर माइनस n। n कितना है? जितने साल इसको डिस्काउंट करना। जी, वो मैं अभी सवाल में बताता हूं। नहीं, हमने, अच्छा, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है ना, वो इसी वाले रेट से करनी है। और ये इधर डेबिट क्या आएगा और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हर साल बराबर होगा नहीं होगा, बस अभी सवाल लिखवा के कराने लगा हूं ये बात। ये मिसाल नोट कर लें तो बस सवाल करते हैं। ये जो भी चेंजेस इन प्रोविजन में पहला पॉइंट लिखवाया था, डैमेजेस की मिसाल दी थी मैंने, तो वो इतनी आसान बात है कि मैं उसका सवाल नहीं कर रहा पहले। यानी हमने पहले साल जब वकील ने कहा जी 2 मिलियन का फाइन होगा, तो क्या एंट्री की हमने? P&L डेबिट, प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्रेडिट। दूसरे साल उसने कहा फिक्र ना करें 2 मिलियन ही है, तो दूसरे साल मजीद कोई एंट्री नहीं। तीसरे साल कह रहा है यार 3 मिलियन हो जाना है, तो अब तीसरे साल 1 मिलियन मजीद कर लेंगे कि फिर से 3 कर लेंगे। हाँ, तो बस देखें ना, FR1 आपका पास है, तो इसलिए मैंने ये जबानी करा दिया सवाल। इसका कराता हूं सवाल। ये चेंजेस इन प्रोविजन की हेडिंग डन, अब इसका सवाल कराता हूं। लिखें सवाल। ऑन 1 जनवरी 23, on 1 January 23, plant was installed। अच्छा, मैंने चूंकि सारे ईयर्स की एंट्रीज करवानी है इसलिए बस 2-3 साल ही रखूंगा लाइफ इसकी, 15-20 साल नहीं रखूंगा, बस 3 साल बहुत है। क्या लिखा? ऑन 1 जनवरी, ओ कौन सा 1 जनवरी 23, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 23 प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 120 मिलियन, 120 मिलियन। on installation, on installation, entity had a present obligation, entity had a present obligation to dismantle, to dismantle the plant after 3 years. Estimated dismantling cost, estimated dismantling cost 12 million, 12 million. Discount rate, discount rate 9%, 9%। रेजिडुअल वैल्यू 0, 3 साल बाद बस उखाड़ के फेंक देंगे प्लांट को, बेकार हो जाएगा, बिल्कुल कूड़ा। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर।
मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज, extracts of income statement and extracts of SOFP तीनों साल के 2023, 24 एंड 25, यानी प्लांट की पैदाइश से उसको फेंकने तक ये जो 3 साल है, इन तीनों साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। एंट्रीज भी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, SOFP भी। तो आपको ना ये इससे सारा कुछ ये सिखाने लगा ये कि डेबिट क्या होगा और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, चाहे एंट्रीज का सवाल हो चाहे एक्सट्रैक्ट्स का सवाल हो, वर्किंग में ना पहले ही ये प्रोविजन की अमाउंट निकाल लें तो इससे एंट्रीज में भी एक्सट्रैक्ट्स में भी फायदा होता है। ये मैं प्रोविजन की अमाउंट की पहले ही वर्किंग कर रहा हूं, बाकी एंट्रीज और एक्सट्रैक्ट्स की जगह छोड़ के। अच्छा, तमीज वाला सोल्यूशन जो होता है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है पहले वो प्रेजेंट हो, उसके बाद वर्किंग्स आए। तो एंट्रीज हैं 3 साल हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ CI SOFP 1-1.5 पेज लगेगा, मुश्किल से 1.5 पेज चलें, तो वो छोड़ के वर्किंग में आ गए। प्रोविजन पहले किस दिन रिकॉर्ड होने लगी, किस दिन, डेट बताए ना। तो 1 जनवरी 23 पे इनिशियली प्रोविजन रिकॉर्ड होने लगी है। किस अमाउंट पर करें, 12 मिलियन की PV, तो 12 मिलियन इंटू डिस्काउंट रेट 9% पावर -3, कितना आया जी, 9.27। कितने साल की हवा निकाली हमने, 3 साल। अब जैसे जैसे एक एक साल गुजरता जाएगा ना, इसमें हवा भरते जाएंगे। किस रेट से हवा निकाली है, 9% से, तो भरेंगे किस रेट से, 9% से। पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 23, तो एक साल की जो हवा भरेंगे वो इस पर 9% लगा लगा के हवा भरेंगे। तो 2023, फॉर द ईयर 2023 इंटरेस्ट की फिगर कैसे निकलेगी, 9.27 इंटू 9%, नहीं 1.09 नहीं, इंटरेस्ट की अमाउंट ये, ठीक है, पॉइंट इंटू 9%। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं बेटे, ये कोई लोन नहीं लिया जिसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। अकाउंटिंग में जहां भी प्रेजेंट वैल्यू अकाउंट फॉर होती है और उसमें फिर हवा भरने की एंट्री होती है, तो वो हवा भरना इंटरेस्ट ही कहलाता है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालना, तो इसलिए वो डिफरेंस इंटरेस्ट ही होता है। तो 2023 का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या बन गया, 0.8, 0.3, और ये हवा भरने के बाद प्रोविजन पहुंच जाएगी 10 पॉइंट। 2024 की हवा कैसे भरेगी, 9% किस पे लगेगा, ये 10.10 पे, तो 31 दिसंबर 24 की हवा भरेगी 10.10 का 9%, 0.91, कितना हो गया, 11.01। और तीसरे साल की हवा भरेगी 31 दिसंबर 25, ये कैसे भरेगी, अब ये 11.01 पे 9%, 0.99, और ये देखें ये 12 हो गया।
ये कैमरे में आ रहा है बेटे, इसके पीछे छुप तो नहीं रहा? वाईफाई कनेक्टेड, और इधर हो जाओ जरा, वो ये लोग ये नोट कर रहे हैं, ये इधर 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 आओ, नोट कर रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ। वाईफाई कनेक्टेड और सब अनइंस्टॉल। एक्सेस में रीसेट डाउनलोड कीजिए, डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा, बस ठीक है, बाद में जब आएगा ना तो कार्ड से किसी को इंस्टॉल करा के, मतलब डाउनलोड करके दिखाएंगे आप, और नहीं हो रहा होगा फिर कहेंगे मैंने चूँकि की हुई है तो ऐसे ही होना है, फिर उसको रोक देंगे, फिर यहाँ से इंस्टॉल करके दिखाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट हो गया उधर, आवाज़ आ रही है उधर? यार इसका रिमोट किधर है प्रोजेक्टर का? कर दो ऑन, ये ऑन ही है ना? अच्छा ये जो वो कर लेंगे उधर, मेरी तरफ देखें। ये जो उस रूम में बच्चे बैठे हैं वो भी बात ध्यान से सुने, जो सामने बैठे हैं वो भी बात ध्यान से सुने, और ये जो रिकॉर्डिंग्स वाले हैं ये भी बात ध्यान से सुने। ये जो आप सामने वाले लोग बैठे हुए हैं, आज ये वीक अब एंड हो गया ना, ये आज तक का मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डलवाया था, सेटल होने में लोग टाइम लग रहे थे, तो मंडे से मैं नहीं डलवा रहा यूट्यूब पे। तो ये जो घरों को बैठे होते हैं ये आए। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग्स बच्चे सुन रहे हैं, मैंने ना बेटे अभी ये असद हैं, आप लोगों से पहले तारुफ कराया था, मैनेजर एकेडमिक्स हैं, मतलब सीए फाइनलिस्ट हैं, केपीएमजी के हैं। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ मतलब मेंटोर भी अवेलेबल हैं, और टीएज़ को ये हेड कर रहे हैं, और बाकी आपकी पढ़ाई के जो मसाइल हैं तो उसको ये हेड कर रहे हैं। अच्छा, इनको मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है कि जो रिकॉर्डिंग्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लेक्चर्स जिस ऐप पे चल रहे हैं, कैंपस इनसाइड, वो जो बच्चों को मसले आ रहे थे, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं ना, हो गया कनेक्ट, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो सब बच्चे सुन लें तो उनके लेक्चर स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगे, वो यहाँ दिखा रहा हूँ। आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। उसके अलावा किसी का कोई इंडिविजुअल मसला हो जो कि जनरली किसी की डिवाइस का ही होता है, सारे तजुर्बे करके देखें, जो स्टूडेंट को काम किया ना वो तजुर्बे करके देखें मैं इस पर, तो वो फिर आप इंडिविजुअली टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, ग्रुप में करते हैं, उसको मैं खुद पर्सनली भी देख रहा हूँ, तो वो उसमें पूछ लिया कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये क्यों जानना ज़रूरी है, जो मैंने 20 तकरीबन क्लासें एक्स्ट्रा पढ़ानी, तकरीबन 20, तो वो इस टाइम में तो नहीं होनी, हाँ कर दे इसको नीचे, वो तो होनी है कहीं दोपहर शाम में। तो जिन बच्चों को उस क्लास में आने में कोई मुश्किल हो, तो वो वाली क्लासेस फिर इसी ऐप पे ही आया करेंगी
फिजिकल वाला, आपको भी एक्सेस मिलेगी इसकी। और मैंने आज एक एक लेक्चर इस पर डलवा दूंगा ताकि आप लोग भी ना आज ही जाकर आज और कल में तजुर्बे कर लें। ये जो आपको सिखाने लगे ना, आज कल में तजुर्बे कर लें। बेहतर लैपटॉप या कंप्यूटर ही होता है। मोबाइल एक तो वैसे स्क्रीन छोटी होती है, तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ये चलाया करें, सबके पास तो होता ही आजकल। लेकिन अगर किसी को मजबूरी है तो मोबाइल पे भी बिल्कुल चलता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल चलता है। तो जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आज और कल तजुर्बे कर लें, ताकि जो मसले आए हों वो आप मंडे को पूछ लें। क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्लासेस आनी है वो मैंने इस ऐप पे अपलोड करवानी है, यूट्यूब पे नहीं डलवानी, वो इसी ऐप पे ही डलवानी है। या अगर किसी वजह से कोई, जैसे दुनिया के हालात तो नहीं पता, कभी किसी वजह से फिर से कोई लॉकडाउन होता है तो फिर वो वाले जो क्लासेस भी यूट्यूब पे नहीं इस ऐप पे डल रही होंगी। तो जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है जानना, इसीलिए मैं क्लास में ये करवा रहा हूँ, वरना एक वीडियो बना के रिकॉर्डिंग वालों से शेयर कर लेता। तो आप लोगों के सामने ये कोई 10 मिनट की एक्टिविटी इसलिए हो रही है कि आप लोगों को समझ आए और आज और कल में तजुर्बे करें, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स वाले भी इस चीज़ को अच्छी तरह देखें। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले कहाँ देख रहे होंगे, वो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो इसलिए वो अच्छी तरह देख लें। बेसिक बेसिक मसले इंशाल्लाह इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये लो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लैपटॉप में जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, उसमें सबसे पहला कंट्रोल ये है कि जो भी आपको क्रेडेंशियल्स आएंगे, आपने सबसे पहले वो गूगल क्रोम पे या किसी भी एक, अच्छा तो इसको भी, अच्छा यहाँ से घूमना आप इधर आ जाओ। आप। अच्छा, आपने सबसे पहले ना, जिस भी स्टूडेंट ने लैपटॉप पे इसको एक्सेस करना है ना, जो आपको ईमेल क्रेडेंशियल्स आए होंगे, आपने सबसे पहले, जी सर, लैपटॉप पर जब आपको ईमेल में इस तरीके से आपको क्रेडेंशियल्स शो होंगे, ठीक है, आपका 24 घंटे के अंदर आपको अपना फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है क्रोम पे या मोजिला पे, किसी भी ब्राउज़र पर आपने जाके पहले आपको सबसे पहले ये ईमेल शो होगी, आपने सबसे पहले ये करना है। ये जो ईमेल आएगी ये स्पैम में भी हो सकती है। जी, ये जो ईमेल आपको अभी ये देखें, मेरे ये यहाँ पर मेन प्राइमरी फ़ोल्डर में शो हो रही है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को ये यहाँ पर, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके स्पैम में भी शो हो सकती है। यहाँ पर भी आपको क्रेडेंशियल्स शो हो सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि स्पैम पहले चेक कर लें, उसके बाद अगर प्राइमरी पे नज़र आ जाएगी तो वो तो आपको ऑलरेडी एक्सेस हो ही जाएगी ईमेल। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपको जैसे ही ये ईमेल आएगी, आपने ये सिर्फ लैपटॉप और अगर किसी के पास पीसी है उसके यूजेज का मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये ईमेल आएगी, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले इसी क्रोम पे जहाँ पर आपने अपनी जीमेल या कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म खोला होगा, आपने सबसे पहले LMS डॉट, ये ईमेल में पूरा पैटर्न बताया हुआ होगा, LMS.campusinside.net, इसको आपने एंटर करना है। यहाँ पर इस तरह का एक स्क्रीन का इंटरफेस आपके पास शो होगा, इसमें आपने अपना जो ईमेल आपको वहाँ पर दिया हुआ होगा आपने वो यूज़ करना है। ये ईमेल आ गया। आई रिपीट, फर्स्ट टाइम जब भी आपने लैपटॉप या पीसी पर आपने इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है, तो पहली दफ़ा आपने किसी भी ब्राउज़र पर इंस्टॉल करना है। उससे आपकी डिवाइस रजिस्टर हो जाएगी। इस तरीके से आपको डैशबोर्ड अपना स्टूडेंट का नज़र आ जाएगा। आपके लेफ़्ट साइड पर वो वहाँ पर देखें, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक है स्टूडेंट डैशबोर्ड का और दूसरा है, जी सर, ये जैसे ही आप ये इंटरफेस ओपन करेंगे ना, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक स्टडी रूम का, स्टडी रूम पे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक होगा स्टूडेंट डैशबोर्ड का, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड इस टाइम ओपन है। ये आपके लेक्चर इस तरीके से शो हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि आपने जैसे ही लॉगिन कर लेना है, आपकी डिवाइस रजिस्टर हो जाएगी। आपने सबसे पहले डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करके अपने जो आपकी ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। लेक्चर्स आपके इस प्लेटफॉर्म पर गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं चलेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए। आपने सबसे पहले जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, आपने सबसे पहले डाउनलोड करनी है ऐप।
जी, उसके लिए आपको ऐप ही डाउनलोड करनी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये मेरा स्टूडेंट नेम आ गया, ये मैंने गूगल क्रोम पे, ये आप देख सकते हैं कि क्रोम का इंटरफेस है। फायरफॉक्स जिसमें भी आप ओपन करेंगे, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन आपका क्रोम पर या भी किसी भी ब्राउज़र पर होगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पर लेक्चर्स प्ले नहीं होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन में या फिजिकल में बैठ के ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं लेक्चर प्ले कर रहा हूँ, वो प्ले नहीं हो रहे, तो वो होंगे भी नहीं। आपको यहाँ पर स्टडी रूम पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप पे इस पे क्लिक करके, ऐप जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे आपके जितने लेक्चर्स हैं वो ऐप पर चलेंगे, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम पर नहीं चलेंगे। ऐप जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है, इसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें, ये इस तरीके से कंसीडर कर लें कि फर्स्ट लॉगिन आपका यहाँ पर है। लेक्चर्स हमेशा आपको ये नहीं करना होगा कि आप पहले क्रोम खोलें, दोबारा लॉगिन करें। लेट्स सपोज कि आपने लॉग आउट कर दिया, तो फिर ये नहीं होगा कि आप बार बार क्रोम यूज़ करें। क्रोम फर्स्ट टाइम जब आपको एक्सेस मिली विद इन 24 आवर्स, आपने यहाँ पर लॉगिन किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेक्चर्स प्ले नहीं होंगे, सिर्फ आपने यहाँ पर आके एक दफ़ा क्रोम पे अपना लॉगिन करके डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप को क्लिक कर देना है। ऐप की जब डाउनलोडिंग की तरफ हम चले जाएंगे, फिर क्रोम का आपके लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, आपकी डिवाइस रजिस्टर हो गई। अब से ऑनवर्ड्स आपको क्रोम की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर्स जब भी आपने प्ले करने हैं वो आपके ऐप में चलेंगे। अब आपको मैं ऐप के डाउनलोड करने का पैटर्न बताता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड है, आप आए यहाँ पर, आपने डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक यूज़र इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। विंडोज़ में ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है 32 बिट और एक होता है 64 बिट। मैक में जो आईफोन यूज़र्स होते हैं या जो मैकबुक यूज़ करते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता, वो बिल्ट इन एक ही ऑप्शन होता है, डाउनलोड मैक ऐप। इसमें कोई एक्स 32 या 64 बिट की ऑप्शन नहीं होती, ये सिर्फ विंडोज़ में एप्लीकेबल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही एक सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, 32 या 64। ये किसी भी स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि मैंने 32 बिट डाउनलोड करनी है या 64 बिट डाउनलोड करनी है? अब ये देख लेते हैं कि हमने ये अपने सिस्टम पे कैसे देखना है। आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे, आप अपने पीसी में आएंगे, आप दिस पीसी पे आके प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। ये सिस्टम टाइप आ रहा है आपका, ठीक है। कई बच्चे इस तरह के होंगे जिनमें विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट की इंस्टॉल हुई हुई होगी, तो आपने ऐप भी फिर 32 बिट ही इंस्टॉल करेंगे। जब तक वो सिंक नहीं होगी तो ऐप नहीं आपकी चलेगी। लाइक इसको आप इस तरह समझ लें कि बाइक पे जो चेन चढ़ानी है, जब तक वो गरारी सेट और चेन नहीं मिलेंगे तो बाइक नहीं चलेगा। तो 32 बिट होगा आपका सिस्टम, तो आपने ऐप भी 32 बिट ही इंस्टॉल करनी है। मेरा यहाँ पे सिस्टम मुझे ये बता रहा है कि मेरा जो प्रोसेसर है 64 बेस्ड प्रोसेसर है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। अब जो मैंने ऐप इंस्टॉल करनी है वो मैंने 64 बिट ही करनी है। अगर आप इसी पे लगे रहें कि आपने ये देखे बगैर 32 बिट इंस्टॉल कर ली और बार बार लॉगिन कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि जी लेक्चर प्ले नहीं हो रहे, लेक्चर प्ले नहीं हो रहे, वो कभी भी प्ले नहीं होंगे। आप सबसे पहले अपने सिस्टम टाइप में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, ये जब तक नहीं देख के अब इंस्टॉल करेंगे एरर आता रहेगा। यहाँ से आपका, अगर आपको ये पता होगा, आपका एरर फ्री डाउनलोडिंग भी हो जाएगी और आपके लेक्चर्स भी स्मूथली प्ले हो जाएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ये मुझे सिस्टम पता लग गया। अब मैं वापस अपने, अच्छा अगर जैसे मोबाइल में रीसेंट ऐप्स होती हैं, रीसेंट ऐप्स में अगर लैपटॉप को एक्सेस करना हो, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो ऑल्ट का बटन प्रेस करके साथ में टैब यूज़ कर लें। अब ये जो मेरी एक इंटरफेस शो हो रहा है, ये आप ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि कौन से मैंने रीसेंट आइटम्स खोली हुई, रीसेंट ऐप्स मेरी कौन कौन सी है। तो मैंने ये 4 रीसेंट ऐप्स, एक मेरी ईमेल खुली हुई है, एक मेरे ये क्रेडेंशियल्स खुले हुए जहाँ जहाँ पे मैंने डाउनलोडिंग फेस किया हुआ है, और ये इस तरह से आप टैब कर करके उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। ये बता दूं कि आप एक एक्स्ट्रा टिप देगा इसका डाउनलोडिंग। हाँ, इसका डाउनलोडिंग, हाँ जी जी, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको लैपटॉप यूजेज का। अब मैं वहाँ पर आता हूँ जहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा था। अब मैंने देख लिया कि मैंने 64 करना है या 32। 64 मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ 64 पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐप की जो टोटल डाउनलोडिंग है, इसमें कोई और प्रॉम्प्ट नहीं आएगा आपको, ये देखो, ठीक है। ये कैंपस इनसाइड, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड्स को स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
मेरे पास ऐप डाउनलोडेड पड़ी हुई है, मैं इसको अब रन करता हूँ, ये जैसे डाउनलोड होगी तो आपको इस तरह की शो हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड्स में आपको ऐप इस तरीके से शो होगी। एक जिप फोल्डर आपके पास अवेलेबल होगा। जिप फोल्डर को आप अनजिप करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस फोल्डर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक यहाँ पर टाइप आ रही है एप्लीकेशन की, और एक है आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज। आपने हमेशा विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज पर क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करना है, ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास अभी ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो आपके सामने ही ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा कि ये ऐप किस तरीके से इंस्टॉल होती है। एक एक प्रॉम्प्ट आपके पास सामने आएगा, विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी। आपने यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैंने रन कैसे करना है, तो आपने मोर इन्फो पर क्लिक करके, कई बच्चों ने हमें ये स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है। अब इससे ऑनवर्ड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मोर इन्फो पर क्लिक करेंगे तब आपको वो प्रॉम्प्ट देगा कि जी रन एनीवे। ये आपने मोर इन्फो पे क्लिक किया, आपके बॉटम पे एक और ऑप्शन इनेबल हो गया है कि रन एनीवे, मैं ऐप किसी भी सूरत में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये आप अपने लैपटॉप को एक राइट दे रहे हैं कि जी इसको आप इंस्टॉल कर दें। ये प्रॉम्प्ट आ गया आपके पास, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे बाकी नॉर्मल ऐप्स इंस्टॉल होती हैं लैपटॉप में वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉल होना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये आपकी ऐप होना शुरू हो गई है। मैं क्योंकि दोबारा कर रहा हूँ तो मैं रिपेयर पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल या क्लोज। मैं रिपेयर पे क्लिक करूँगा, मेरी दोबारा से ऐप रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा दूसरी दफ़ा इंस्टॉल कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने दोबारा जो बच्चा दोबारा इसको इंस्टॉल करा होगा वो रिपेयर पे क्लिक करेगा, क्योंकि उसका एक बैक एंड पे इंफॉर्मेशन आपके पीसी में हमेशा अवेलेबल होगी। तो जब आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे। जो नॉर्मल यूज़र्स होंगे, लाइक जब आपको एक्सेस आएगी आप इंस्टॉल करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल या क्लोज का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं अब रिपेयर पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये आपके लैपटॉप में C++ का बैकग्राउंड इंस्टॉल करेगा। ये मेरा सेटअप क्लोज हो गया, अब मेरी ऐप इंस्टॉल होना शुरू होगी। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि राइट नाउ आप ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं, या ये जो टिक बॉक्स है इसको अनटिक करके आप फिनिश कर सकते हैं। आपने इस टिक को, ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है, आपने सिर्फ फिनिश करना है। तो ऐप आपकी राइट अवे क्लोजिंग दिस डायलॉग बॉक्स, फ़ौरन आपकी ऐप ऑपरेशनल हो जाएगी और उसका यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये ऐप बैकग्राउंड में ऑपरेशनल हो गई है और वो रन कर रही है अपने आप। इस तरह का यूज़र इंटरफेस, जो ईमेल आपको, जो गूगल क्रोम पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया था फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए, वही यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पर लगाएंगे और रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे। तो जब जब आप लॉगिन करेंगे आपकी ऐप फ़ौरन एक्सेस हो जाएगी। आपको बार बार उसको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, रिमेंबर मी पे क्लिक करना है। ईमेल आपकी उसने बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने उठा ली है कि आपने कौन सी ईमेल पे लॉगिन किया था, क्योंकि क्रोम पे आपने लॉगिन किया तो यहाँ पर भी उसने वही ईमेल यूज़ कर ली, क्योंकि सेटअप को आपने परमिशन दी कि ये मेरी ईमेल यूज़ करके मुझे ये कैंपस इनसाइट इंस्टॉल करके दें। अब यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। ये मैंने रिमेंबर मी पे क्लिक कर दिया और ये मैंने लॉगिन कर दिया। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये डिवाइस की रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा।
पॉज कीजिएगा एक मिनट। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वो एक दफ़ा लॉगिन होने के बाद आपके जितने भी लेक्चर्स इनरोल्ड होंगे उसमें हर लेक्चर में व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टैब ओपन हो जाएगा। जितने लेक्चर्स आप ले चुके होंगे आपकी हर सब्जेक्ट की प्रोग्रेस यहाँ पर रिपोर्ट हो रही होगी, और उसमें कितने टॉपिक्स, लाइक नासिबा साहब ने पहले FAR में इंट्रोडक्शन डाला और उसके बाद IS 16 चल रहा है, तो टॉपिक्स भी आपके शो हो रहे हैं, प्रोग्रेस भी शो हो रही है, लेक्चर वाइज प्रोग्रेस भी शो होगी, और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा शो हो जाएगा। जी सर। जी। अब CR का मैंने अभी तक कोई लेक्चर नहीं लिया, तो CR में अभी तक मेरे पास कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो रही, ठीक है। CR में आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, अभी इंट्रोडक्शन और बेसिक रिवीजन है, IS 10 है और IS 37 है। अब यहाँ पर कोई ये ओवरऑल जितना भी एरिया यहाँ पर कवर्ड किया होगा आपने वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ओवरऑल प्रोग्रेस भी रिपोर्ट हो जाएगी, और कितने आवर्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने लेक्चर 1 प्ले करना है या लेक्चर 2 प्ले करना है। 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर प्ले भी हो जाएगा और डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी इस पर क्लिक करने से अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पर रूम करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन इस लेक्चर 1 या लेक्चर 2 पर क्लिक करने से लेक्चर ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके लेक्चर प्ले करते हैं। जैसे ही मैंने लेक्चर 1 पे क्लिक किया है वो लेक्चर 1 प्ले कर देगा। ये आपका पहला लेक्चर जिसमें आप सब बैठे हुए थे। ये यूज़र इंटरफेस है आपके पास। 10 सेकंड्स बैकवर्ड, 10 सेकंड्स फॉरवर्ड, या थोड़ा सा और लेक्चर दोबारा रिपीट करने के लिए, स्क्रीन मैक्सिमाइज़ करने के लिए, प्ले स्पीड बढ़ाने के लिए, ये सब आपका कंट्रोल पैनल यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। लेक्चर का नाम, लेक्चर नंबर, क्लास, ये सब यहाँ पर शो हो रहा होगा। वॉल्यूम का बटन यहाँ पर है। सेकेंडली, लेक्चर रिकमेंडेड यही है कि लेक्चर आप पहले डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। लेक्चर जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस साथ ही रिपोर्ट होती रहेगी। जब लेक्चर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसकी प्रोग्रेस यहीं पर रिपोर्ट होती रहेगी। सेकेंडली, जब लेक्चर डाउनलोड हो रहा होगा तब वो प्ले नहीं होगा, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली प्ले मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोग्रेस शो हो जाएगी। अब वो देखें, ये 3.35% डाउनलोड हो चुका है। टोटल 94 MB का लेक्चर है, 63 MB डाउनलोड हो चुका है। कुछ बच्चों का एतराज़ ये था कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो रही, तो ये रिपोर्ट हो रही है अब। सेकेंडली, अगर मैं सब कुछ मिनिमाइज़ करके कुछ और ऑपरेशंस करता हूँ लैपटॉप पे, तो कुछ बच्चों का एतराज़ ये था कि ये इंस्टॉलेशन रुक जाती है। अभी ये 15-16% हो गई है। मैं सब कुछ मिनिमाइज़ करता हूँ, जो डाउनलोडिंग की प्रोग्रेस है वो फिर भी रिपोर्ट होती रहेगी। ये अब मैं उस ऐप में नहीं हूँ, मैं ऐप से बाहर हूँ। 16% पे हमने रखा था कि डाउनलोड हो रहा था, और अब वो 23% हो गया। इट मीन्स के मैं ऐप से बाहर भी हूँ तब भी डाउनलोडिंग हमारी चल रही है। रिकमेंडेड यही है कि आप ये लेक्चर पहले डाउनलोड करें, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती रहेगी, जैसे ही डाउनलोड होगा तो प्ले ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ जी, मिनिमाइज कर। एक तो आपने यहाँ से इसको मिनिमाइज करना है, ये ना हो कि आप ये क्लोज का बटन प्रेस कर दें और कहें कि लेक्चर डाउनलोड हो रहा है, और शाम में आके देखें तो लेक्चर डाउनलोड नहीं हुआ होगा। आपने या यहाँ से करना है या विंडोज़ का बटन प्रेस करके साथ में डी प्रेस करना है। विंडोज़ प्लस डी प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप आपका इनेबल हो जाएगा, आपकी वो ऐप्स चलती रहेंगी, बैकग्राउंड में डाउनलोड भी होता रहेगा। जैसे ही डाउनलोड होगा वो ऑटोमेटिकली प्ले मोड में चला जाएगा। लेकिन ये करने से, आप विंडो डी करने से आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, आप कुछ और ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर खोलूँगा, उसमें रीनेम करूँगा, कॉपी करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग
वाइल मैं लैपटॉप इज़ वर्किंग ऑन डेस्कटॉप, या कोई भी मैं B, C, D ड्राइव किसी में भी जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ, लेक्चर मेरा डाउनलोड हो रहा है। अब ये यहाँ पर आप देखें कि जो आपका कंट्रोल पैनल था वो फ्रीज़ हो चुका हुआ है जब तक वो लेक्चर डाउनलोड नहीं होगा। और ये डाउनलोडिंग इसकी बहुत अच्छी है, इंटरनेट आपके पास नॉर्मल भी होगा तो इसमें ये आपके पोर्टल में ये इन्हांस्ड कैपेसिटी है कि वो जितनी अच्छी स्पीड में हो सकता है वो फैच करके डाउनलोड करेगा। इसमें मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आपको, डिपेंड अपॉन द वेरिएशन कि आप इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल डाटा पे क्योंकि 5G इंटीग्रेट हो रहा है तो उसमें डिफरेंट कैपेसिटी भी इनेबल्ड है, वाईफाई पे इनेबल्ड है, डिफरेंट इनेबल्ड है, लेकिन ये है कि ये मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में आपका हर लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये प्ले मोड में चला जाएगा। अभी यहाँ पर आपका ये जो कंट्रोल पैनल है ये फ्रीज्ड है बिकॉज आप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे ही डाउनलोड होगा तो वो आपका प्ले मोड में चला जाएगा। एक और इशू बहुत सिग्निफिकेंट कि अगर मैं अब यहाँ से बैक करने की कोशिश करूँगा, वो आपके पास आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा होगा, मैं गो बैक पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक एरर दे देगा कि आप अभी डाउनलोड कर रहे हैं, आप जब तक ये डाउनलोड हो नहीं जाएगा आप बैक नहीं जा सकते, ये एक एरर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि जो लेक्चर आपने खोला है आप उसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप बैक जाएंगे तो आपका लेक्चर ये डाउनलोडेबल फॉर्म में होगा। जब एक दफ़ा ये डाउनलोड हो चुका उसके बाद आपको इस एक स्पेसिफिक लेक्चर को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अभी आपके सामने वाईफाई बंद करूँगा, ये लेक्चर डाउनलोड हो चुका है, वो ये देखें अपडेट हो गया स्टेटस इसका कि ये डाउनलोडेड है। अब मैं वाईफाई बंद भी कर दूंगा तो ये लेक्चर मेरा बगैर किसी इंटरनेट की सपोर्ट के चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही वो डाउनलोड हुआ है आपका ये जो कंट्रोल पैनल है ये भी ऑपरेशनल हो गया है, आपको ये अलाउ कर रहा है कि अब आप कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं और ये डाउनलोड भी हो चुका हुआ है। अब मैं वाईफाई बंद करता हूँ तब भी ये लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, ये मैंने वाईफाई बंद कर दिया है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आ रहा, लेक्चर मेरा अभी भी चल रहा होगा। ठीक है, आवाज़ भी आ रही है, ऑपरेशनल भी है, क्वालिटी भी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। एक और सिग्निफिकेंट इशू, अब मैं बैक में आ गया हूँ। जैसे ही आप बैक में आएंगे यहाँ पर इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि ये आपका लेक्चर 1 जो है वो डाउनलोड हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी ऐप राइट नाउ अभी मैं ऐप के अंदर हूँ इसलिए यहाँ पर ये अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप एक दफ़ा जी जी सर, अब ये मैंने एफ में 3 लेक्चर डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये उनका स्टेटस अपडेट हो चुका है कि डाउनलोड कंप्लीटेड, लेक्चर 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया। अब किसी बच्चे को अगर ये इशू आता है कि मेरे लैपटॉप में इतनी स्पेस नहीं है तो उसको उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि आपने जो लेक्चर ले लिए हों पहले, अब देखें ये डाउनलोडेड नहीं है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ना इसका स्टेटस आ रहा है कि आपने ये डाउनलोड किया है या नहीं किया। जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपकी कैपेसिटी को बताते हुए ये रिकमेंडेड है कि आपने जब लेक्चर 1 ले लिया उसको डाउनलोडेड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 2-3 दफ़ा रिवीजन कर लिया तो यहाँ से उसको डिलीट करें ताकि आपकी स्पेस जो है वो यूटिलाइजेशन भी बेहतर हो जाए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी स्पेस पे इन्हेंस्ड होती है। आप जब ये डाउनलोड डिलीट कर देंगे, लेक्चर 1 ले लिया तो मूविंग ऑनवर्ड आपकी स्पेस इन्हेंस होती रहेगी, आपके पास स्पेस अवेलेबल होती रहेगी। ये हमारा हो गया लेक्चर्स का। नीचे ही यहाँ पर इसके पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। जी सर, जी बिल्कुल ठीक। जी अच्छा, अभी मैंने ये ऐप बिल्कुल बंद कर दी है, अभी ऐप मेरे पास ऑपरेशनल नहीं है, ना यहाँ पर ये टास्क बार में अवेलेबल है। अब मैं एक दफ़ा बिल जी
अब ये जो आपके पास डाउनलोडेड आ रहे हैं, अगर आप ये देखना चाहेंगे कि ये कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये आपके लैपटॉप में ही अवेलेबल हैं, आपकी ड्राइव में ही अवेलेबल हैं। लेकिन ये इनक्रिप्टेड हैं, तो ये बस आपको यहाँ पर डाउनलोडेड शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये आपके स्पेस को यूटिलाइज़ करके डाउनलोड आपकी ड्राइव में ही हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो आप अगर ढूंढना चाहें कि ये सी ड्राइव में पड़े हुए हैं, डी ड्राइव में पड़े हुए हैं, नहीं, ये आपके सिर्फ पोर्टल पर ही अवेलेबल हैं। आप इनको यहीं पोर्टल पर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मैंने ये देखें दोबारा ऐप खोली है, तो मैंने क्रोम को यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ऐप खोली है, ऐप में मैंने लेक्चर चलाया है। मेरा अब क्रोम से कोई लेना देना नहीं है, क्रोम अब मेरे लिए इररेलेवेंट है। अब मैंने सिर्फ अपने इस पोर्टल को, अपनी ऐप को यूज़ करना है लेक्चर्स कंक्लूड करने के लिए, लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए। क्रोम का यूज़ वन टाइम था, वो हो गया। अब ऐप मेरी मुझे बता रही है कि मैंने ये लेक्चर डाउनलोड किया हुआ है, इसमें मैंने कितने मिनट का लेक्चर ले लिया हुआ है, कितने मिनट का पेंडिंग है, कितना ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये ओवरऑल ये ऐप के अंदर आपके लेक्चर्स हैं। आप अगर इनको कहीं और देखना चाहेंगे, एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ऐप के अंदर ये लेक्चर्स बिल्ट इन अवेलेबल हैं। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे, डिलीट भी हो जाएंगे, स्पेस भी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। और पीडीएफ आपके लिए यहाँ पर इसी जी एक बार खुल गई, अब इंटरनेट नहीं चाहिए, डाउनलोडेड लेक्चर आप नेट प्ले कर सकते हैं। अब जब मैंने अब दोबारा ऐप को दोबारा से ओपन किया है, तो उस टाइम 1 सेकंड के लिए आया हुआ था कि लोडिंग प्लीज़ वेट। वो आपका इंटरनेट एक्सेस चेक कर रहा था कि क्या आप इस पोर्टल को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस दी हुई होगी आपने सिर्फ लॉगिन के टाइम पे, या अगर आपने लॉगिन किया हुआ है और रिमेंबर मी पे क्लिक किया हुआ है, तब भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत सिर्फ एक दफ़ा लॉगिन करने के टाइम पे होगी। लॉगिन कर लिया, अब मैं ये डाउनलोडेड लेक्चर्स वाईफाई बंद करके चलाता हूँ, तब भी चल जाएंगे, ठीक है। अब एक दफ़ा ये ऐप ओपन हो गई, अब डाउनलोडेड लेक्चर्स को चलाने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वाईफाई बंद कर दिया, और अब मैं अपने डाउनलोडेड लेक्चर्स में से किसी एक को प्ले बटन पे क्लिक करके चला सकता हूँ, और वो बगैर इंटरनेट के भी चल जाएंगे। ये अब बगैर इंटरनेट के आपके सामने मैंने वाईफाई ऑफ़ किया है, ये डाउनलोडेड लेक्चर्स मेरा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। डाउनलोड करके चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। डाउनलोडेड लेक्चर्स बहुत स्मूथली चलेंगे, कोई बफरिंग और किसी भी रूमिंग का एरर नहीं आएगा आपके पास। जी सर, पीडीएफ पता नहीं। अच्छा, पीडीएफ वाली बात मैं ही बता देता हूँ कि वो लास्ट समझ गए ना। चलो शाबाश, वेल डन जी। अच्छा, जो भी बात कर रहे थे ना कि आपको जो ईमेल आई वो क्रेडेंशियल्स 24 घंटे के लिए थे, अब वो 24 घंटे गुजर गए, कोई बात नहीं। जो आप टेक्निकल नंबर है उस पर रब्ता करें, वो रिन्यू कर देंगे। फिर आपको जब दोबारा ईमेल आएगी तो वो आप क्लिक कर लेना। क्रेडेंशियल एक्सपायर हो गए, दोबारा कर लो, टेक्निकल नंबर पे आपको दोबारा सेंड हो जाएगा। अच्छा, पीडीएफ की रिकॉर्डिंग वालों से सिर्फ बात कर रहा हूँ। मैंने बेटे कोशिश की थी कि आपकी बुक जो पीडीएफ की शक्ल में होगी रिकॉर्डिंग में, वो और लेक्चर साथ साथ चल जाए। वो भी डेवलपर तक बात गई हुई है, अभी फ़िलहाल वो साथ साथ नहीं चल पा रहा। ऐप के अंदर या पीडीएफ चल रहा होगा या लेक्चर चल रहा होगा। अब इस पर कितना टाइम लगता है मुझे पता नहीं, मैंने कोशिश की थी। तो उसके लिए फिर यही कह सकता हूँ कि फिर जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, फिर बेटे वो बुक्स खरीद लेना। मैंने कोशिश की थी कि सॉफ्ट चले, लेकिन नहीं चल रही है। तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे फिर बुक्स खरीद लेना, जो जो बुक्स चाहिए होती हैं वो फिर बेटे बाय कर लेना। और बाकी जो मेन ज़रूरी चीज़ें थी ना लेक्चर चलाने, आपके सामने सारा चला के दिखाया है। जो मेन चीज़ें थी वो आपको सारा देखो, आधा घंटा लगा दिया असद ने, ताकि तसल्ली से आपको सारा कुछ बता दें। अब जो रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह सारे तजुर्बे करके देख लें, और जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी आजकल में तजुर्बे लाजमी कर लें, ताकि फिर जो कोई मसले आए तो ठीक है, मंडे को आओगे तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बच्चे आप बैठे हुए हैं, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी होंगे, ये बीआईए में भी होंगे, तो वहाँ पर ये बात ज़ाहिर दोबारा ही हो रही होगी क्योंकि नए लोग भी होंगे। लेकिन अब चूंकि असद ने यहाँ पर एक दफ़ा कर दी डिलीवर, तो अगली क्लास में हो सकता है वो ये बात 15 मिनट में कंक्लूड कर सके, तो टाइम बेहतर हो जाएगा। लेकिन सारी बातें बेटे ज़रूरी थी बतानी, रिकॉर्डिंग वालों को भी बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने क्लास में करवाया है।
अगर मैं कोई वीडियो बनाकर शेयर कर लेता तो वो वीडियो 50 वीडियो और देख लेनी थी, वो वीडियो किसी ने नहीं देखनी थी, और अभी भी ये स्किप ही किए होनी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए आपको दिखाई है। बाकी ये सवाल फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में पूरा करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी।